हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण के बीच रिलेशन बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट और ये जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बल आघूर्ण का फॉर्मूला बता दिया था, डेफिनेशन। ठीक है, अगर मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको, या फिर आइकन पर क्लिक करके, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं पिछली वाली। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। भाई, कण के बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में हमें संबंध निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चाहिए हमको? बल आघूर्ण का फॉर्मूला और कोणीय संवेग का फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों के बीच हमें संबंध निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी गतिमान कण का द्रव्यमान m हो, ठीक है, यदि किसी गतिमान कण, मान लीजिए ये हमारे पास एक पिंड है, ठीक है, और ये गतिमान है। ठीक है, क्या है? यदि माना हम जानते हैं कि यदि किसी गतिमान कण का इसमें जो है ये पिंड है, ठीक है, और कण ले लेते हैं आपको। ठीक है, ये मान लीजिए कण है, ठीक है, ये इतना बड़ा दिखता होगा आपको। ठीक है, एक कण है जो क्या है, गतिमान है। ठीक है, तो क्या हम जानते हैं कि यदि किसी गतिमान कण का द्रव्यमान, इस कण का द्रव्यमान यम तथा v वेक्टर वेग से गतिमान है भाई, तो वेग v वेक्टर तथा रेखीय संवेग p वेक्टर हो तो रेखीय संवेग इसका दिया जा सकता है। क्या रेखीय संवेग इसका दिया जा सकता है? रेखीय संवेग क्या होता है? p वेक्टर बराबर mv वेक्टर है। क्या? p वेक्टर बराबर mv वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यदि साथ में नोट करते चलिए, यदि किसी गतिमान कण का द्रव्यमान m, यदि किसी गतिमान कण का द्रव्यमान m, वेग v वेक्टर अर्थात रेखीय संवेग p वेक्टर हो तो रेखीय संवेग दिया जा सकता है, हो तो रेखीय संवेग दिया जा सकता है p वेक्टर बराबर mv वेक्टर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, p वेक्टर बराबर mv वेक्टर के वेरी इंपॉर्टेंट रेखीय संवेग और वेलोसिटी के बीच, वेग के बीच संबंध है ये। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 1 बना दिया। ठीक है, ध्यान से चलिएगा और सुनते भी रहिएगा, देखते भी रहिएगा, नोट भी करते रहिए साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके जरिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हम एक कण ले लेते हैं जो गतिमान है, और इस गतिमान कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और v वेग से गतिमान है, और इसका रेखीय संवेग p वेक्टर है। तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला p वेक्टर बराबर mv वेक्टर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग दिया जा सकता है
तो भाई एल वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस का पी वेक्टर के। ये भी हम जानते हैं कोणीय संवेग का फार्मूला होता है एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। कोणीय संवेग को हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, मींस एल से डिनोट करते हैं। ओके, तो मूल बिंदु के प्रति कोणीय संवेग एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। इसको समीकरण 2 बना दिया मैंने, ठीक है। नोट करते चलिए आप लोग साथ में, देरी नहीं करेंगे आप, और साथ में नोट करते चलिए। फिर इसके बाद कहीं न समझ में तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। दूसरी बात और आप इसको करते कर लीजिए, फिर इसके बाद आप अपने आप से रिवाइज करिएगा। ओके, फिर इसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ध्यान से सुनते रहिएगा और चलते रहिए। अब मूल बिंदु के प्रति कोणीय संवेग का फार्मूला मैंने लिख लिया, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के लिख लिया मैंने। अब इसका टी समय t के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 का समीकरण 2 का अवकलन करने पर, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर भाई t के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए 2 का, तो क्या हो जाएगा dl वेक्टर अपॉन dt के इज इक्वल टू d बाई dt इंटू आर वेक्टर क्रॉस का p वेक्टर के। ओके, अब हम d बाई dt मींस आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर का डिफरेंशिएशन खोलना है, करना है इसका। तो क्या हो जाएगा भैया, आप लोग देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ये d बाई dt पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे का अलग निकलेंगे, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद r वेक्टर को निकलेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके ओके, तो इसको समीकरण मैंने 3 बना दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, साथ में करते रहिए। कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आप लाइक करने के लिए जो है सोचिए मत, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और मैं इसके साथ में आगे चल रहा हूँ। और आप एक पॉइंट तो जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि पी वेक्टर बराबर क्या होता है, एमवी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही बताइएगा। तो चलिए हम भी चलते हैं यहाँ पर, परंतु ध्यान से सुनिएगा। परंतु भाई डी आर वेक्टर बाई डी टी क्रॉस पी वेक्टर बराबर कुछ होता है भाई, ये बताइए आप। डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आप ही बताइए, थोड़ा सोचकर बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। नहीं मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डी आर वेक्टर बाई डी टी के स्थान पर क्या हो जाएगा, वी वेक्टर हो जाएगा। क्यों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी के, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी के होता है, तो वी वेक्टर हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। ओके, एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू, आप समीकरण 1 से वैल्यू रख सकते हैं। पी वेक्टर इज इक्वल टू होता है एम वी वेक्टर, आप देख सकते हैं फॉर्मूला रेखीय संवेग का, लीनियर मोमेंटम का। तो आप यहाँ पर इसका मान एम वी वेक्टर रख सकते हैं। क्या, एम वी वेक्टर, तो यहाँ से सिंस वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 के मींस इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर इज इक्वल टू हम 0 रख देंगे यहाँ पर। ओके, एंड और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनते रहिएगा भाई। आर वेक्टर क्रॉस डी पी वेक्टर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर भी देख लीजिए भाई, आर वेक्टर है तो आर वेक्टर को आर वेक्टर लिख दिया, क्रॉस का भाई डी पी वेक्टर बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए आप, अगर आपको आता है तो। नहीं, अगर नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए मेरा, ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया है। तो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए, नहीं तो मैं तो लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं तैयार है तो आप इसको तैयार भी कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है और ये न्यूटन सेकंड लॉ होता है, न्यूटन के गतिशीलक गतीय नियम होता है। F वेक्टर इज इक्वल टू होता है dp वेक्टर अपॉन dt के, मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स के यहाँ से बल की परिभाषा भी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर मींस फ्रेंड्स के एज ए फ्रेंड के तौर पर अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आप यहाँ से तैयार कर लेना और इसमें लापरवाही मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और यहाँ पर समीकरण इसको जो है हम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 बना सकते हैं हम और इसको 5 बना देते हैं। तो समीकरण 3 में हम जो है 4 वाली वैल्यू जो है dr वेक्टर पर dt क्रॉस p वेक्टर के स्थान पर हम 0 रख देते हैं वैल्यू, एंड r वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर पर dt के स्थान पर हम r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण 3 को लिख सकते हैं। समीकरण 3 समीकरण 4 और 5 का मान, समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई समीकरण 3 में मैंने वैल्यू रख दी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई, dl वेक्टर बाई dt के इज इक्वल टू 0 प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई आप लोग बताइए r वेक्टर क्रॉस का क्या हो जाएगा, भाई f वेक्टर हो जाएगा, देख लीजिए आप भी, ठीक है। साथ में नोट करते चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने में लापरवाही मत करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अब हम आगे जस्ट चलते हैं, ध्यान से नोट भी करते चलिए साथ में और सुनते भी रहिए और काम भी करते रहिए, ठीक है। और इसको रिवाइज भी कर लेना। अब क्या होगा भाई, 0 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर ही रहेगा, तो ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, dl वेक्टर बाई का dt के बराबर का क्या हो जाएगा, r वेक्टर क्रॉस का f वेक्टर हो जाएगा। भाई नोट कर लिया यहाँ तक, ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। एक मिनट, तो नोट करते चलिए आप लोग। साथ में नोट करते चलिए। मैंने क्या बताया, dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये इक्वेशन मैंने इसको 6 बना दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मूल बिंदु के परितः बलाघूर्ण बलाघूर्ण दिया जा सकता है। क्या होता है भाई, बलाघूर्ण का फॉर्मूला टाउ वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस का f वेक्टर के होता है ना। पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं अगर आपने बलाघूर्ण नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं।
और नोट्स भी बना सकते हैं अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो ये 6 इक्वेशन हो गया, इसको मैं 7 नंबर कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए, एक साइड इसका सेम है और एक साइड इसका सेम है, तो इक्वेशन 6 एंड 7 समीकरण 6 और 7 से हमें प्राप्त होता है समीकरण 6 और 7 से हमें क्या प्राप्त होता है कि dl वेक्टर बाय dt के इक्वल टू टाउ वेक्टर के। ये हमें जो है भाई कोणीय संवेग और बलागुण के बीच हमें रिलेशन मिल गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है भाई, कण के बलागुण तथा कोणीय संवेग में हमें संबंध निकालना था, रिलेशन निकालना था, रिलेशन आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बिता के मैं थोड़ा सा थियरी लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट करो साथ में। शॉर्ट में नोट करते चलिए इसको आप। तो यहां पर थियरी लिखनी है कि हमें इक्वेशन बना सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 8 से हमें बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बीच संबंध प्राप्त हुआ। समीकरण 8 से कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण के बीच संबंध प्राप्त हुआ। ये भी लिखना है थियरी नीचे, ये नहीं कि बस प्रूफ करके आप छोड़ के चले आओ एग्जाम में, लिखना है आपको। फिर आपको बता दें, हम ध्यान से सुनिएगा। आपने रेखीय संवेग का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, मैंने जहां पर अभी क्या बताया था कि भाई dp वेक्टर बाय dt इक्वल टू फोर्स के, ये पढ़ा था ना भाई न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के, लगाया गया फोर्स जो है। ठीक है, मतलब क्या कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बाह्य बल के बराबर होता है, ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर घूर्णन गति में जो है, रोटेशनल मोशन में भी क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके? टॉर्क के, बल आघूर्ण के। ठीक है, मींस घूर्णी के ये जो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है F वेक्टर इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt के, वो क्या होता है? इसके समतुल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, आप बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, याद रखना कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, जो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर है वो बलाघूर्ण के प्रभाव के बराबर होता है। ठीक है, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बलाघूर्ण के बराबर होता है। याद रखना इसको आप लोग। ठीक है, और अगर प्रूफ में आता भी है पेपर में तो इसको आप क्या करोगे, प्रूफ करने के बाद थियरी जरूर लिखिएगा। ठीक है आप लोग, तो कोणीय संवेग का परिवर्तन की दर
बला गुण के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करने में लापरवाही मत करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसी तरह अब नया टॉपिक लेकर हम नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे, और इसको तब तक आप तैयार रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर फार्मूले कुछ यूज हुए हैं डेराइव करते समय। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं आते, चलिए कुछ स्टूडेंट को याद रहते हैं तो कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट याद करे रहते हैं वो तो सही है, लेकिन जो स्टूडेंट भूल जाते हैं मीन्स क्या, आज इसको नोट किया, ठीक है, जितना पढ़ा है आज नोट किया, कल फिर उसके बाद रिवाइज नहीं किया तो भूल जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ इसको नोट्स बना लो। आप नोट्स बनाने के बाद आप खुद से करो इसको अपने आप से। ठीक है, फिर इसके बाद तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसी तरह डेरिवेशन करेंगे, कहीं फार्मूला आएगा और उसके स्थान पर वैल्यू पुट करनी होगी तो आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पूछेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे। अब हम देरी न करते हुए अब हम चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। आप एक बार ध्यान से सुनिए, बिल्कुल कंसंट्रेट माइंड कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है। और तैयार रहिए, कॉपी कलम रखिए साथ में और नोट करते चलिए। ठीक है, तो व्युत्पत्ति में हम प्रथम समीकरण का पहले करेंगे। इसके पहले हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। माना दृढ़पिंड स्थिर अक्ष के परितः स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। नोट करते चलिए आप लोग साथ में। माना दृढ़पिंड स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर, प्रारंभ में t बराबर 0 पर पिंड का कोणीय विस्थापन शून्य तथा कोणीय वेग ओमेगा 0 और t समय पश्चात मतलब t बराबर t पर। ठीक है, समय क्या है, t है यहाँ पर। ठीक है, तो t बराबर t, तो t समय पश्चात क्या होगा भाई, पिंड का कोणीय विस्थापन, पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा, ये t समय पश्चात है, पिंड का कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग t समय पश्चात इनका कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, तो
अब हम प्रथम समीकरण डिराइव करेंगे। गुणनगत का प्रथम समीकरण क्या होता है? b बराबर मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो इसको जो है हमें क्या करना है? डिराइव करना है। ठीक है, तो कोणीय त्वरण से हम क्या कोणीय त्वरण का यूज करेंगे यहाँ पर। तो कोणीय त्वरण के परिभाषा से कोणीय त्वरण की लिखते रहिए साथ में, अभी हम इसको निकाल देंगे ध्यान से। देखिए आप, ठीक है। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा बराबर क्या होता है? डी ओमेगा अपान डी टी के। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी के लिख सकते हैं ना। तो उसको समीकरण हम एक बना देते हैं। क्या बनाते हैं? समीकरण एक। अब यहाँ पर t बराबर 0 पर क्या होगा भाई? ओमेगा क्या होगा? ओमेगा 0। और t बराबर t पर ओमेगा बराबर ओमेगा होगा। तो समीकरण एक का समाकलन करने पर समीकरण एक का निश्चित समाकलन करने पर लिख दिया जाए। मैथमेटिक्स ही यूज हो रहा है साथ में, तो लिख दिया जाए निश्चित समाकलन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिट यूज हो रही है ना, या फिर सीमा के अंदर समाकलन करने पर ये भी लिखा जा सकता है। तो चलिए मैथमेटिक्स का नहीं यूज करके ऐसे हम कह देते हैं। भाई मैथमेटिक्स का पार्ट तो यूज हो रहा है ना साथ में फिजिक्स में। तो यहाँ पर लिख दिया जाए समीकरण एक का सीमा के अंतर्गत समाकलन करने में। ठीक है, समीकरण एक का सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर लिमिट दिया गया है। लिमिट का मतलब सीमा वैल्यू। ठीक है, लिमिट दी गई है, रेंज दिया गया है। क्या? इंटीग्रेशन ओमेगा 0 टू ओमेगा बराबर डी ओमेगा बराबर का 0 टू टी और अल्फा डी टी के। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? ओमेगा इंटीग्रेशन करने पर ओमेगा 0 टू ओमेगा बराबर यहाँ पर अल्फा बाहर आ जाएगा और टी इंटीग्रेशन करने पर मिलेगा और 0 टू टी। अब इसका हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ओमेगा माइनस का ओमेगा 0 बराबर का अल्फा टी माइनस का 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ओमेगा बराबर ये माइनस में ओमेगा 0 उधर जाएगा, प्लस में ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो हमें प्रथम समीकरण तो मिल गया है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। देख लीजिए आप, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ये हमें गुणनगत का प्रथम समीकरण मिल गया हमें।
गुणन गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो गुणन गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हुआ। ये समीकरण बना देते हैं क्या? चलो समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा समीकरण बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो गुणन गति का प्रथम समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। तो इसके आगे तो ले नहीं जाना कि समीकरण हम बनाए, इसलिए समीकरण का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बनाने से। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे हमने व्युत्पत्ति की है। तो कोणीकरण की परिभाषा उठाया सीधा, अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाय डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो डी ओमेगा इधर पीरियड पूरा कर दिया, डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर ओमेगा बराबर ओमेगा 0, t बराबर t पर ओमेगा बराबर ओमेगा। तो समीकरण 1 का सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर लिमिट ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा बराबर 0 टू t अल्फा डी टी। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा 0 टू ओमेगा 0 टू t। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे डी ओमेगा तो ओमेगा आएगा, और डी टी का करेंगे समाकलन तो t आएगा। लिमिट 0 टू t, जैसे ये यहाँ पर लगाया। ठीक है, और लिमिट का खोलेंगे तो ओमेगा पहले ओमेगा के स्थान पर रखेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 0 ओमेगा के स्थान पर ओमेगा 0 आ जाएगा। इसी तरह t में t के स्थान पर t रखेंगे तो t, और 0 रखेंगे t के स्थान पर 0 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने क्या मिला हमें? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस 8। ठीक है, अब हम आपको गुणन गति का द्वितीय समीकरण बताते हैं कि कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। तो साथ में नोट करते चलिए आप लोग। अब हम दूसरा समीकरण बताने वाले हैं, द्वितीय समीकरण कैसे बनाते हैं। द्वितीय समीकरण क्या होता है भाई? थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा t। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोणीय वेग की परिभाषा से कोणीय वेग की परिभाषा से, कोणीय वेग का परिभाषा क्या है भाई? ओमेगा बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी टी का बराबर ओमेगा डी टी के, है ना। तो समीकरण 1 में क्या मिला था? ओमेगा बराबर ओमेगा 0 t प्लस क्या मिला था भाई? प्रथम समीकरण क्या होता है? तो यहाँ पर हम प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। डी टी का बराबर यहाँ पर ओमेगा के स्थान पर रखेंगे वैल्यू, तो क्या होगा? ओमेगा 0 प्लस v बराबर u प्लस a t होता है ना, तो अल्फा t हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t यूज किए हैं प्रथम समीकरण। गुणन गति का प्रथम समीकरण यूज किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा t यहाँ पर रख देते हैं, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर ओमेगा 0 dt प्लस अल्फा t dt। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट लिखेंगे t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा विस्थापन, और t बराबर t पर थीटा क्या होगा? थीटा बराबर थीटा होगा। ठीक है, तो देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसका समाकलन करने पर समीकरण बना देते हैं इसको। वहाँ पे समीकरण 1 बनाता है, यहाँ पे समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2 का समाकलन करने पर समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या होगा भाई? समीकरण 2 का समाकलन करने पर क्या होगा?
लिमिट साथ में रखते हुए एग्जाम्पल चलना है। 0 to थीटा और डी थीटा बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन ओमेगा 0 dt मतलब 0 to t है ना, और यहाँ पर अल्फा है और इंटीग्रेशन 0 to t dt। ये देखिए आप t dt और अल्फा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा 0 to थीटा बराबर यहाँ पर t हो जाएगा ओमेगा 0 t यहाँ पर है, ओमेगा 0 यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 to t हो जाएगा ये प्लस अल्फा यहाँ पर t का करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 0 to t लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, थीटा माइनस 0 यहाँ पर ओमेगा 0 t माइनस 0 प्लस यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो देख लीजिए थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो मिल गया कि नहीं मिला, ठीक है। तो ये गुणनखंड का द्वितीय समीकरण। प्राप्त हुआ। अब इसी वक्त आपको हम गुणनखंड का तृतीय समीकरण बता दे रहे हैं, बहुत ही है। तृतीय समीकरण इसको बना देते हैं समीकरण 3। तृतीय समीकरण क्या होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर टू अल्फा थीटा, यही होता है ना। तो इसका हम क्या करेंगे भाई, इसका डेरिवेशन करना है ना तृतीय समीकरण का। तो प्रथम समीकरण से गुणनखंड के प्रथम समीकरण से गुणनखंड के प्रथम समीकरण से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देखिए ओमेगा बराबर होता है ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या करने पर, स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इधर पढ़ेंगे तो ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा टी, यही होगा ना। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 0 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे सॉरी, यहाँ पर 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे, ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा 0 टी प्लस यहाँ पर बचेगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं फॉर्मूला समीकरण 2 से कि ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर के स्थान पर क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान
या आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर रख देते हैं, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम शो कर देंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर, इसलिए कह रहा है साथ में नोट करते चलिए आप लोग, प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा थीटा, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हमारा समीकरण मिल गया। क्या मिला? समीकरण मिल गया हमारा कि ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये हमारा तृतीय समीकरण हुआ, ठीक है। तो गुणन करके तीनों समीकरण हमें प्राप्त करना सीख गए होंगे आप, ठीक है। हमने प्राप्त किया और आप भी जो है सीख गए होंगे। तो आप जो है नोट करते चलिए साथ में और इनकी कायदे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे आप लोगों की मदद से और स्टूडेंट के पास ही पहुँचेगा, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो और अच्छी बात है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब कर लें तो और बेल आइकन को साथ में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए, ठीक है। तब तक बाय बाय। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।